नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म डिजिटल है। ठीक है ना बच्चों। तो ये देखिए, टेस्ट नंबर 817 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 816 का किया था, तो टेस्ट नंबर 817 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए, निम्नलिखित में से किसे बिजली, चुंबकत्व और भौतिकी के प्रकाशिकी क्षेत्र के एकीकरण के लिए काम करने का श्रेय जाता है। ठीक है ना। यानी कि वो व्यक्ति कौन सा है जिसने बिजली यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकत्व और प्रकाशिकी पर वर्क किया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। किसने किया है भाई? मैक्सवेल ने। किसने किया है? मैक्सवेल ने। ठीक है, तो थोड़ी सी इनकी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल, light is travel in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, पहला तो इन्होंने ये बताया कि जो लाइट आपकी ट्रेवल करती है यानी कि जो प्रकाश आपका गति करता है, यात्रा करता है, वो किस फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। ठीक है, एंड सेकंड स्टेटमेंट था ऑप्टिकल वेव्स, ऑप्टिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स travels with same speed। ठीक है, with same speed, same speed। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए 4 इक्वेशन भी दी हैं। ठीक है, 4 इक्वेशन यानी कि 4 समीकरण दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के लिए। ठीक है, तो पहले तो देखो इन्होंने क्या बताया, लाइट इज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में गति करता है। दूसरा बताया प्रकाशिकी तरंगे एवं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं वो सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं। ठीक है, सेम चाल से गति करती हैं, ये बताया था। ठीक है इन्होंने, तो इसी को क्या बोलते हैं? सेकंड, यूनिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, और फर्स्ट किसने किया भाई? न्यूटन ने। किसने किया है फर्स्ट यूनिफिकेशन? यानी इतना ज्यादा काम किसने किया है? किसने किया है फर्स्ट यूनिफिकेशन? बाय न्यूटन, न्यूटन। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इन्होंने ये जो काम किया है इसी को क्या बोलते हैं? दूसरा एकीकरण। ठीक है, दूसरा एकीकरण। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? एकीकरण। और क्या दिया था? 2 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स सभी पर वर्क किया था। उसके थ्रू उन्होंने सिद्धांत दिया लाइट इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड। ठीक है, ये दिया था, इसी को क्या बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा एकीकरण। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? मैक्सवेल। ठीक, नेक्स्ट देखो, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, जो कि किसका उल्टा होता है? अभिकेंद्रीय बल का। तो क्या होगा भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक, और ये बल किसके उल्टा होता है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, किसके विपरीत होता है? किसके विपरीत होता है? अभिकेंद्रीय बल के विपरीत। ठीक है, तो थोड़े पॉइंट देख लो अपकेंद्रीय बल के। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होता है। वो केंद्र की तरफ लगता है, तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल है ये बाहर की ओर लगता है। जैसे कि आप जब झूला झूलते हो तो बाहर की ओर जाते हो। ठीक है ना, तो वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण। जैसे आपका वॉशिंग मशीन का ड्रायर है, उसमें कपड़े सूखते हैं, तो वो किससे है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। जैसे आपका दही मथकर मक्खन लगाना है, तो वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। ठीक है, तो ये 3 फोर्स काम करते हैं इन चीजों के लिए। ठीक है ना, सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है उन 3 के लिए, मक्खन निकालने के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए
एवं बाहर झूला झूलने के लिए, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल का सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट फोर्स है, का विपरीत बल है, विपरीत बल है। उदाहरण क्या कहेंगे, उदाहरण गोल झूला झूलते हुए, गोल झूले पर व्यक्तियों का बाहर की ओर जाना, व्यक्तियों का बाहर की ओर जाना, ठीक है, बाहर की ओर जाना। सेकंड क्या है भाई, सेकंड उदाहरण क्या है, दही से मक्खन निकालना, दही से मक्खन निकालना एवं वॉशिंग मशीन के ड्रायर का वर्ग भी यही है, वॉशिंग मशीन के ड्रायर का कार्य, ठीक है। ये तीनों किस पर, सिद्धांत पर, किस पर आधारित है भाई, अपकेंद्रीय बल पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ये आधारित है। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है, क्या है भाई, फर्मी, क्या है, फर्मी, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। परमाणु त्रिज्या को निकालोगे, परमाणु त्रिज्या किस में कैलकुलेट की जाएगी, फर्मी में। कितना आकार होता है परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, क्योंकि परमाणु कैसा होता है, गोल शेप में होता है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, एक फर्मी के इक्वल। एक फर्मी में कितने आते हैं, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अगर परमाणु के आकार की बात करें, परमाणु आकार की बात करें तो वो कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अब इन दोनों में रिलेशन स्टेब्लिश करो, R इक्वल्स टू R0A1/3। इसका मतलब अगर आप किसी एलिमेंट के परमाणु की त्रिज्या निकालना चाहते हो, R क्या है भाई, यहाँ पर R क्या है, परमाणु की त्रिज्या, कोई भी परमाणु है उसकी त्रिज्या निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये बारह फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। एक क्या है, द्रव्यमान संख्या, जैसे कि भाई हाइड्रोजन है तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 1H1 ओनली 1, ठीक है ना। हीलियम है तो उसका कितना है, 4, ठीक है, उसका कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। R0 क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, स्थिरांक है, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.2 फर्मी, ठीक है। तो अप्लाई करके किसी भी एलिमेंट की आप त्रिज्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना रिलेशन, इसमें आपको ये भी बता दिया परमाणु की त्रिज्या कितना होती है, एक फर्मी के बराबर, परमाणु का आकार कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है, ये आपको बता दिया। अगर किसी परमाणु की आपसे त्रिज्या निकालने के लिए बोले, हाइड्रोजन की, हीलियम की, लिथियम की, देन ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो, ठीक है। R0 इज ए कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ R0 इज गिवन 1.2 फर्मी, ठीक। ए इज एटॉमिक मास और परमाणु, सॉरी, द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, जिस एटम की आप निकालना चाहते हो उसकी, तो ये वाला यूज करना, ठीक। नेक्स्ट देखो, पौधे की क्लोरोफिल निम्नलिखित में से किस बीमारी में नष्ट हो जाती है और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो ये भाई साहब तंबाकू का मोजेक रूप है, कौन सा है, मोजेक रोग, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, क्लोरोफिल यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, हरित लवक, जिससे कि क्लोरोफिल दिखती है, ठीक है ना, तो वो नष्ट हो जाता है, जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं और सिकुड़ जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, तंबाकू का मोजेक रोग, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, मोजेक रोग, ध्यान रखना, मोजेक रोग। और होता क्या है इसमें, पत्तियां, जैसे कि तंबाकू का पौधा है तो उसकी पत्तियां, उसमें से क्लोरोफिल यानी कि हरा रंग हट जाएगा तो वो पीली पड़ जाएंगी, पीली होने के बाद सूख जाती हैं। ये इतना इन्फेक्टेड होता है कि अगर आप उस पत्ते के, जो सॉरी, जो पौधे के साथ में किसी और प्लांट को लगाओगे तो वो भी इससे संक्रमित हो जाएगा। ये कौन सा वायरस होता है, टीएमबी, ठीक है, टीएमबी वायरस द्वारा, टीएमबी वायरस द्वारा मोजेक रोग होता है, ठीक है, मोजेक रोग होता है। पत्तियां पीली पड़ जाती है, पत्तियां पीली पड़ती है, पीली पड़ती है इस रोग के अंदर, ठीक है, पड़ती है। क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, क्लोरोफिल यानी कि हरा, ठीक है, नष्ट हो जाता है। और अगर आप इसके कांटेक्ट में किसी दूसरे पौधे को लेकर आओगे, टीएमबी वायरस, ध्यान रखना इसमें, किसी और दूसरे पौधे को लेकर आओगे तो वो भी इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, उस वो भी प्रभावित हो जाएगा इस रोग से। तो ध्यान रखना कौन सा रोग है, तंबाकू का मोजेक रोग, जो कि बहुत आम समस्या है तंबाकू के पौधे में, ठीक। नेक्स्ट देखो,
सेल के अंदर मौजूद जेली जैसे पदार्थ को निम्न के रूप में जाना जाता है। सेल यानी कि कोशिका, ठीक है, कोशिका के अंदर, कोशिका, ठीक है ना, जैसे कि आपकी ये कोशिका है भाई, इसमें आपका केंद्रक मौजूद है, ठीक है, केंद्रक मौजूद है, इस तरीके से केंद्रक होता है। तो एक बार जो पोर्शन फिल होता है, ठीक है ना, ये जो पोर्शन फिल होता है तो ये किससे भरा रहता है, अर्ध द्रव्य, ठीक है, ना तो कंप्लीट सॉलिड है ना कंप्लीट द्रव्य है, यानी ना तो कंप्लीट ठोस है और ना ही द्रव्य है, तो अर्ध द्रव्य पदार्थ होता है, अर्ध द्रव्य, अर्ध द्रव्य पदार्थ। और उसको क्या बोलते हैं भाई, साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म ये भरा होता है और इसी में सारे अंग मौजूद होते हैं, ठीक है, केंद्र के आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये सारे पोर्शन इसी के अंदर है, ये कोशिका है, कोशिका, ठीक। अर्धद्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, क्या करता है भाई ये आपका, ग्लाइकोलाइसिस करता है, ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज को बदलता है, ग्लाइकोलाइसिस करने में हेल्प करता है, ग्लाइकोलाइसिस करता है, ठीक है, ये भरा रहता है कोशिका के अंदर, यानी कि ये जो भरा हुआ है ये पोर्शन, ठीक है, जो अर्धद्रव्य उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक एंजाइम का नाम बताइए जो प्रोटीन युक्त प्रकृति में नहीं है। देखिए जो बॉडी में आपके एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का काम क्या होता है, खाना पचाना और बाहर से जो जीव आए हैं हानिकारक उनको नष्ट करना, ठीक है। ज्यादातर जो एंजाइम्स है वो आपके किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन है, उसी को आपको पहचानना है तो क्या बोलोगे आप, राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम। अच्छा तो देखिए थोड़ा सा इसमें लिख देता हूं, ज्यादातर एंजाइम्स एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, मिलकर बने होते हैं, ऐसे बात करते हैं इसकी। जैसे 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 अगर बात करोगे तो आपका कौन सा है, पेप्सिन की बात, सॉरी ट्रिप्सिन की बात करते हैं, ट्रिप्सिन की बात करते हैं, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये क्या करता है भाई, आपका प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड्स में बदलता है, किसमें, पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में बदलता है, ठीक है, प्रोटीन को तोड़कर। और दूसरे की बात करें लाइपेज, ठीक है, लाइपेज की बात करें तो लाइपेज क्या करता है, फैट को तोड़ता है, ठीक है, फैट को तोड़ता है। तो भाई इस तरीके से काम है, कई सारे हैं। कैसीन की बात करें, दूध में घुली हुई की, रेनिन की बात करें, ठीक है, ये क्या है, सॉरी रेनिन की बात करें तो वो क्या करता है, दूध में घुली हुई जो ठोस कैसीन होता है उसको बदलता है। तो ज्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन एक ही एंजाइम है जैसे कि राइबोसोम, ये एंजाइम आपका आरएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है, आरएनए से मिलकर बना होता है, ये डिफरेंट है। और यही आपसे पूछा था तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। सारे प्रोटीन किससे बने होते हैं, सारे प्रोटीन से मिलकर वो बने होते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से, ठीक है, अमीनो अम्ल से। लेकिन इसमें कैसे होते हैं, आरएनए से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राइबोसोम जो है कि भाई अगर प्रोटीन से नहीं है तो किससे मिलकर बने हैं, आरएनए से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया बिल्कुल। राइबोसोम है, सॉरी राइबोसोम है जो आपका किससे मिलकर नहीं बना है, किससे मिलकर नहीं बना है भाई, प्रोटीन से, ठीक है ना। किससे मिलकर बना है, आरएनए से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण किया है। मानसून के निवर्तन का मतलब है वापस आना, ठीक है, लौटना जिसको बोलते हैं। तो इससे पहले जो शिफ्ट वाले पोर्शन थे मैंने आपको बताया था, जैसे जून के महीने में, जैसे जून का महीना है 15 तारीख है 16 तारीख है, उसमें आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आता है केरल के तट पर, और फिर वहां से चलते हुए जून जुलाई तक, अगस्त तक आपके पूरे देश में फैल जाता है। लेकिन अक्टूबर नवंबर के महीने में ये थोड़ा सुस्त हो जाता है। वो किस कारण, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के महीने में हमारे देश में क्या शुरू होती है, सर्दियां। उस दौरान सूरज दक्षिण की ओर गति करता है, ठीक है, जिससे मानसून की द्रोणिका कमजोर हो जाती है। जो मानसून का चलना है ना, जो गति है वो कमजोर हो जाती है। उस दौरान जो मानसून है, जो मानसूनी हवाएं जो बादलों को लेकर जाती है बरसात के लिए,
वो पीछे हटने लगती हैं, और पीछे हटते हुए आती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? लौटता हुआ मानसून। और ये मानसून कहाँ जाकर बरसात करता है? पूर्वी तटों पर। कहां पर? मैंने आपको चित्र भी बनाया था इस तरीके से, ये भारत है, ठीक है, यहाँ पर बारिश करता है पूर्वी तटों पर, जैसे कि ये तमिलनाडु क्षेत्र है पूरा, ये आंध्रा है, इधर बात करता है, ओडिशा है, ठीक है, इनमें बारिश करता है। इसे वो क्या बोलते हैं भाई? पूर्वी मानसून, ठीक है। जब वो वापस लौटता है, ठीक है, किस कारण? सूर्य दक्षिण में जाता है, ठीक, गर्मियों के टाइम पर स्थिर रहता है, लेकिन जैसी सर्दी आती है अक्टूबर नवंबर के महीना में, तो सूर्य दक्षिण की ओर जाने लग जाता है, जिसके कारण मानसूनी हवाएं जो बादल लेकर जा रही थी वो कमजोर हो जाती है एवं वापस लौट के आने लगती हैं, और वापस होकर लौटते हुए कहां से निकलती हैं? दक्षिण पूर्वी हिस्से से, जहां पर वो बरसात करती हैं, जैसे तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, यहां पर वो बरसात करती है। तो आप क्या बोलोगे? सूर्य का दक्षिणायन होना, ठीक है, सूर्य का दक्षिणायन होना, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पूर्वी जेट स्ट्रीम तो क्या है? पूर्वी हवाएं है, ठीक है, तो क्या होगा भाई? सूर्य का दक्षिणायन होना। अब जिस तरीके से भाई कमजोर हो गया तो क्या होता है? कमजोर वापस लौटता है तो उसमें दबाव महसूस होता है, तो चक्रवाती दबाव बनने लग जाते हैं उसके अंदर मानसून के, जो लौट रहा है, ठीक है ना, और उस दबाव के कारण वो भाई दक्षिण पूर्वी हिस्से में बरसात करने लग जाते हैं। जैसे कोरोमंडल तट पे तो बहुत बरसात होती है दक्षिण के टाइम पर, नवंबर दिसंबर में, जहां पूरे देश में सर्दियां पड़ती हैं, वहां तमिलनाडु में कोरोमंडल तट में आंध्रा के कुछ हिस्सों में बारिश होती है अच्छी खासी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सूर्य का दक्षिणायन होना। नेक्स्ट देखो, लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लाल मिट्टी, आप जानते हो भारत में कई प्रकार की मिट्टी बनती है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी है आपकी, काली मिट्टी है जिसको रेगुर बोलते हैं, लाल मिट्टी है आपकी, ठीक है ना, रेतीली मिट्टी है, ठीक। तो ये मिट्टियों का प्रकार है, तो यहाँ पर लाल मिट्टी की बात करी गई है भाई। तो देखिए यहाँ पर लाल मृदा का विकास इन क्षेत्रों में होता है जहाँ रवादार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे कि बात करें तो तमिलनाडु का हिस्सा है आपका, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है, तो इनमें क्या होता है? इनमें आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे कि वो मिट्टी प्राप्त होती है, घिस घिस कर, है ना, ये टूटती हैं और मिट्टी बनती है। नेक्स्ट देखो, लाल मृदा जलयोजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। किसने दिखाई देने लगती है? फेरिस, फेरिस डाइहाइड्रॉक्स, सॉरी हाइड्रोक्साइड के कारण, ठीक है, फेरिस हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड के कारण, ठीक है, इसके कारण पीली दिखाई देने लगती है। तो देखो दोनों की दोनों ऑप्शन हो गए, केवल एक और दो, ये दोनों ऑप्शन इसमें से ही होंगे। अच्छा, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। किस कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। जो लाल मिट्टी का लाल रंग है ना, लाल मिट्टी, ठीक है, उसका लाल रंग किस कारण होता है? लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक, लाल रंग, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। तो क्या हो गया? केवल एक और दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाती है? ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग होता है? किस दौरान? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो, ठीक है ना, या राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है? तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिकल 356, ठीक है, आर्टिकल 356। इसके दौरान आपका राष्ट्रपति शासन लगता है। तीन प्रकार की आपातकाल है, तीन प्रकार के आपातकाल, यानी कि राष्ट्रपति शासन है, आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। तो देखो किस किस में लगता है, एक बार देख लो फिर उसके बाद में हमेशा ठीक होंगे। 356, अनुच्छेद 356, किसी देश पर अटैक करने के बाद, किसी देश द्वारा अटैक करने पर, आक्रमण करने पर, ठीक है, किसी बाह्य देश के आक्रमण करने पर, यानी कि जैसे चाइना या पाकिस्तान में से कोई अटैक करे भारत के ऊपर, तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करेंगे। किसका? 352 का इस्तेमाल करेंगे उस दौरान, और देश में राष्ट्रपति शासन यानी कि आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी।
अगर कोई राज्य संविधान की बातें नहीं मानता है या फिर देश के विपरीत कार्य करता है तो 352 और 356 अनुच्छेद का प्रयोग होगा। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद का? 356 का। ठीक है, राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होना, संवैधानिक तंत्र फेल होने पर, तंत्र फेल होने पर, ठीक है, विफल होने पर, फेल होने पर। तीसरा है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, जब राजकोष खाली हो जाए देश का तब इस अनुच्छेद को लगाया जाता है, लेकिन अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ठीक है ना, तो ये तीन ध्यान रखना। कौन सा आया था आपके में? 356। कौन सा आया था? 356। तो ये लगा दिया आपने आर्टिकल 356। ठीक है, तो इनको देख लेना। तीन, राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र फेल है तो 356। अगर देश पर कोई दूसरा देश अटैक करे, ठीक है, यानी कि हमारे देश के साथ किसी और देश का जंग हो जाए, तब राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाएंगे वो कौन सा है? 352। अगर देश का पैसा खत्म हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? वित्तीय आपातकाल। तो 360 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से क्या अनधिमान वक्र का, ठीक है, कौन सा वक्र है? इंडिफरेंस कर्व का लक्षण नहीं है। तो देखो भाई, इंडिफरेंस कर्व क्या है? जैसे मेरे पास दो वस्तुएं हैं ए और बी, जैसे कि कोई टूथपेस्ट है, ठीक है, और दोनों के पैसे भी ज्यादातर समान है, तो मैं उनके बारे में सोचते सोचते कंफ्यूज हो जाऊंगा और एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाऊंगा, उस बिंदु को बोलेंगे उदासीन, कि ये नहीं समझ पाऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट लूं। ठीक है ना, यही बोला जाता है इंडिफरेंस वक्र, जिसमें दो वस्तुओं का कंपैरिजन करते हुए ग्राहक एक उदासीन पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो देखिए भाई कैसा है, एक वस्तु, दो, तीन, ठीक है, तो इनका नाम दे दो K1, K2, K3। ए क्या है? वस्तु। ए वस्तु बी है, ए वस्तु ए है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ए एक्स एक्सिस और ए वाई। ठीक है, तो देखिए भाई, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, इंडिफरेंस कर्व के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। ए जो है कभी आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ठीक है, हमेशा ये दाईं ओर झुकी होंगी। क्या होंगी? दाईं ओर। ये प्रॉपर्टीज है इसकी इंडिफरेंस कर्व, फ्रेंस कर्व। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला, वे क्या हो जाएगा? राइट आंसर दाईं ओर झुके रहते हैं। ए दाईं ओर झुके रहते हैं, दाईं ओर झुके रहते हैं। देख लो आप, इस तरफ झुके हुए, झुके रहते हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटते, कभी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, नहीं काटते। ठीक है, और एक्स और वाई अक्ष को कभी स्पर्श नहीं करते, एक्स एवं वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करते। ठीक है, तो ये होता है आपका अधिमान वक्र करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, तो आप मत पूछना। तो क्या क्या होगा राइट आंसर इसका? वे दाईं ओर झुके रहते हैं। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज है भाई इंडिफरेंस कर्व की। और देख लो इंडिफरेंस कर्व क्या है? दो वस्तुओं के चयन में ग्राहक को आने वाली परेशानियां, ठीक है, जिसपे वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है कि किसको लूं। ठीक है, तो एक कर्व उसी को डिफाइन करता है, उसी के बारे में बताता है। और बनता कैसे? दोनों वस्तुओं को एक्स और वाई पर रखो, फिर देखो प्रॉपर्टीज, ये दाईं ओर झुकी है, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई है, बिल्कुल राइट है। कभी एक दूसरे को नहीं काटते, नहीं काटते भाई। एक्स एवं वाई अक्ष को कभी स्पर्श नहीं करते। ठीक है, इसी तरीके से बीच में चलेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ही पूछी थी, तो क्या होगा राइट आंसर? वे दाईं ओर झुके रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरीके से अलग रखने की वकालत की, गलत। क्या पूछा था? क्या सही नहीं है? तो ठीक है, ए वाला पॉइंट ही सही नहीं है। उन्होंने कहा था कि धर्म और राजनीति एक दूसरे को
एक दूसरे के साथ चलते हैं। यहाँ पर धर्म का मतलब सत्य, निष्ठा, अहिंसा, करुणा, दया है, जिससे कि जो राजनीति होगी वो कल्याणकारी होगी। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, निष्ठावान है, सत्य बोलता है, अहिंसा करता है, तो इसका मतलब अगर वो राजनीति भी करेगा तो भाई अच्छी ही करेगा, जो कि जनता का कल्याण करेगी। यही गांधी जी ने बोला था। उन्होंने बोला था धर्म और राजनीति एक दूसरे के सहयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट ही गलत था, और गलत की हमें पहचानना था कि गांधी जी ने बोला था राजनीति धर्म से पूरी तरीके से अलग है, ठीक है। समझ में आ गया इसका मतलब क्या है भाई, धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के परस्पर है, अलग नहीं है, ठीक है। गांधी जी ने बोला था कि अगर कोई निष्ठावान व्यक्ति है, ठीक है, कोई धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक का मतलब निष्ठा है, उसके अंदर ईमानदारी है, तो वो जो राजनीति करेगा वो कल्याणकारी होगी जनता के लिए, ठीक है। तो भाई गलत का पहचान करना था, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएस में डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है। तो भाई डीबीएस में किसके द्वारा, मेटा डाटा के बारे में, ठीक है। मेटा डाटा द्वारा डाटा की सामग्री और स्थिति परिभाषित की जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको डाटा टू डाटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाटा टू डाटा भी कहते हैं, ठीक है, भी कहते हैं। ये ध्यान रखना किस लिए यूज होता है, मेटा डाटा किस लिए यूज होता है, एज ए इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि माध्यम बनता है जिससे कि हम लोग वर्क कर सके विद पीसी एंड एनीथिंग, ठीक है ना। तो क्या है, एज ए इंटरफेस यूज होता है। क्या चीज यूज होती है, मेटा डाटा। और सेकंड नाम क्या है इसका, डाटा टू डाटा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, साम्यवाद के अनुसार समाज का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। भाई साम्यवाद यानी कि सामाजिक जो अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें सारे जो उद्योग है या उत्पाद है उस पर किसका अधिकार होता है भाई, सरकार का, ठीक है। ठीक समझ गए ना, इसी को बोलते हैं साम्यवाद या समाजवाद या फिर सामाजिक अर्थव्यवस्था। हमारे यहाँ कैसी है, मिश्रित, ठीक है ना। एक होती है पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब जिसमें उत्पाद और साधनों पर किसका हक होता है, पूंजीपतियों के, यानी कि बिजनेसमैन का, ठीक है। दो तरीके की हो गई। तीसरी होती है मिश्रित, यानी कि दोनों मिक्सअप, पूंजीवादी और साम्यवाद का। यहाँ पर बात हो रही है साम्यवाद की। क्या सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है निजी संपत्ति। निजी संपत्ति, जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है ना, अगर वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो वो गरीबों का शोषण करेगी। इसलिए चाइना में क्या किया था, जो अलीबाबा कंपनी थी जैक मा की, ठीक है ना, तो जैक मा उसके संस्थापक थे, तो जैक मा को ही कैप्चर कर लिया उन्होंने, ठीक है ना, उनको गायब कर दिया कहीं। अभी कुछ टाइम पहले वो निकल के आए, मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 दिन होंगे, उनका इंटरव्यू सुना था, और उनको गायब हुए 4 से 5 साल हो गए, ठीक है। तो साम्यवाद में सबसे बड़ी दुश्मन क्या है, निजी संपत्ति। और किस कारण, पूंजीपति पूंजीपति गरीबों का शोषण करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गरीबों का शोषण। इसलिए साम्यवादी सरकार में वो लोग उन पूंजीपतियों को हटाकर कंपनियां अपने जब्त कर लेते हैं, ठीक है, कंपनियां अपने कब्जे में ले लेती हैं, ठीक है। जहां पर भी साम्यवाद है, पूंजीपति गरीबों का शोषण करती हैं, शोषण करती हैं। इसलिए साम्यवाद में पूंजीपतियों को हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। और कंपनी का दायित्व कौन ले लेती है, सरकार, ठीक है, हटा देते हैं। कंपनी का दायित्व कौन लेती है, सरकार। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी दुश्मन है साम्यवाद का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की दोनों की अधिकारिता के अधीन होता है, ठीक है। यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के दोनों के अधीन क्या आता है भाई, क्या आता है, देखो राज्यों के बीच परस्पर विवाद गलत, सुप्रीम कोर्ट का वर्क है, ठीक है। संविधान के उल्लंघन का विरुद्ध, ये दोनों का है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्पेशली मूल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, एक क्या है, दोनों का काम है। भाई देश में क्या है, लोकतंत्र। सुप्रीम कोर्ट भी बना तो किस लिए, जिससे कि आदमी के जो मेन राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो नष्ट ना हो। उसी की पैरवी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट भी किस लिए बना है, जो राज्य में लोग रहते हैं उनके मूल अधिकार किसी भी तरीके से वो अपने मूल अधिकारों से वंचित ना हो। तो दोनों का क्या काम है, एक ही कॉमन काम है, वो है
मूल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है ना, मूल अधिकारों को बचाना, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों द्वारा किया गया शासन, यानी कि जिस देश में लोग रहते हैं वही गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर हटते हैं, फिर चुने जाते हैं, ठीक है। तो भाई उनके मूल अधिकारी मेन चीज है, जो कि दोनों कोर्ट्स का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट दोनों का कर्तव्य है। तो क्या है, मूल अधिकार का संरक्षण, ठीक है। बाकी का केंद्र और राज्यों के बीच विवाद किसको कौन निपटाता है, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, ठीक है। तीनों काम सुप्रीम कोर्ट के हैं, लेकिन मूल अधिकारों का संरक्षण दोनों का काम है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का, ठीक। नेक्स्ट देखो, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था भाई, दांडी मार्च 12 मार्च, दांडी जो मार्च था वो 12 मार्च 1930 को शुरू किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, कब खत्म हुआ, 6 अप्रैल, कब खत्म हुआ है दांडी मार्च, 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि टोटल 24 दिन की यात्रा थी, 24 दिन की यात्रा, ठीक है। इसमें गांधी जी ने क्या किया, नमक तोड़ा था, यानी कि नमक कानून तोड़ा था, जो अंग्रेजों ने बनाया था, हमारे नमक पर टैक्स लगाने थे, ठीक है। तो क्या किया था उन्होंने, 78 लोग थे, 78 लोगों को, 78 लोगों के साथ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम कहां है, गुजरात में, साबरमती आश्रम से समुद्री गांव दांडी तक यात्रा की थी, दांडी तक यात्रा की, ठीक है, यात्रा की। कुल कितने दिन लगे, 24 दिन, ठीक है। और किस लिए की थी, नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने वहां पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा, जिसके अकॉर्डिंग अंग्रेजों का ये था कि भारतीय नमक नहीं बनाएंगे, लेकिन गांधी जी ने वहां नमक चखा, नमक तोड़ा, ठीक है, और अपने लोगों को नमक बनाने के लिए प्रेरित किया। इस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए कानून का खंडन किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कब खत्म हुई थी, कब पहुंचे थे भाई, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930, ठीक है। तो ध्यान रखना, हो गया भाई। नेक्स्ट देखो, एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है, कौन सा होता है भाई, प्रोपेन एवं ब्यूटेन, ठीक है। कौन सा मिश्रण होता है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोरोजन तेल क्या है, जो केरोसिन तेल है वो क्या है भाई आपका, क्या है, इसका परंपरागत तेल पायरोलाइसिस, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण या तेल सेलों के थर्मल विघटन से उत्पन्न होता है। पहला ही ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सही बात कही है, ठीक है। ये क्या होता है भाई आपका जो केरोसिन है, हाइड्रोजनीकरण, यानी कि जो पेट्रोल सॉरी जो हाइड्रोकार्बन है, जो पहले जमीन के नीचे दबे हुए थे, ठीक है ना, उनसे केरोसिन बनाया जाता है, केरोजन बनाया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं जिनकी बात करें तेल सेलों की, ठीक है, इससे आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम सेल तैयार किया जाता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं केरोजन तेल के रूप में। तो ध्यान रखना क्या है, पहला ऑप्शन ही सही है इसका, ठीक। नेक्स्ट देखो, पोटेशियम ग्रेफाइट और कैल्शियम ग्रेफाइट का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है भाई, अर्धचालक के रूप में। किस लिए रूप में किया जाता है, अर्धचालक के रूप में, यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है इनका, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, ये धातुएं जो तो ना तो पूरी तरीके से धातुएं और ना ही पूरी तरीके से अधात्विक है, ठीक है ना, दोनों के उसमें प्रॉपर्टीज होती है सेमीकंडक्टर में। तो ऐसी क्या है भाई, अर्धचालक इसको बोलते हैं। और यही क्या है, पोटेशियम ग्रेफाइट और कैल्शियम ग्रेफाइट किसका उदाहरण है, अर्धचालकों का। अच्छा, किस लिए यूज होती है, बैटरी वगैरह में यूज होती है सारी चीजें, ठीक है ना, जो अर्थ सेमीकंडक्टर है, मदरबोर्ड बनाने के लिए यूज होते हैं, कई सारी चीजों में यूज होते हैं। जिसके पास सेमीकंडक्टर है वो इस टाइम पर काफी खुश है, ठीक है ना, जैसे कि ताइवान, सबसे बड़ी कंपनी सेमीकंडक्टर की कहां पर है, ताइवान में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किताब पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी है, किसने लिखी है, इंग्लिश पोइटर, जो इंग्लिश पोइटर थे, कौन थे, जॉन मोल्टन, जॉन मिल्टन, ठीक है ना, इन्होंने लिखी है।
कब पब्लिश की थी? 1667 में। क्या है इसके बारे में? संवाद है, ठीक है। क्या है? संवाद, यानी कि बातचीत है। किसके बीच में? भगवान एवं शैतान के बीच में। किसके बीच में? भगवान यानी कि गॉड एवं शैतान के बीच में बातचीत है। ये ध्यान रखना इस किताब के अंदर, क्योंकि बुक पूछी है। 1667 में पब्लिश की थी और इंग्लिश वैज्ञानिक यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है ना। और किस बात को दर्शाया गया है इसमें? भगवान एवं शैतान के बीच में बातचीत यानी कि संवाद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को भारत का 49th रामसर स्थल घोषित किया है? रामसर स्थल यानी कि जो आर्द्र भूमि है, ठीक है, उसको घोषित करते हैं रामसर। तो देखो किसको किया है? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश को। किसको किया है भाई? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। टोटल कितनी रामसर साइट्स है? टोटल रामसर साइट्स, रामसर साइट कितनी है भाई? 89। देश में कितनी है? 89। और 49 कौन सी है? आपका बखीरा वाली, ध्यान रखना, ठीक है। 49 कौन सी है? बखीरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट, मांडू महोत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है भाई? मांडू महोत्सव आपका किसमें? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। काफी बड़ा उत्सव है। इसमें गेम्स होते हैं, इसमें शिल्प कलाएं प्रदर्शित की जाती हैं, इसमें सब्जी और फलों का मार्केट लगता है एवं नृत्य प्रदर्शनी भी, यानी कि जो संगीत कार्यक्रम है वो भी रखे जाते हैं, ठीक है। हर साल ये आयोजित होता है और कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, मांडू उत्सव। नेक्स्ट देखो, जनवरी 2025 में सिंगापुर द्वारा मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था भाई? तरुण दास को। किसको किया? तरुण दास को। नई दिल्ली में खुद सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, शनमुगम, ठीक है ना, उन्होंने नई दिल्ली में तरुण दास को, और तरुण दास क्या है? डीजी है भाई। तरुण दास कौन है? डीजी है। किसके? CII के डीजी हैं। इनको उन्होंने सिंगापुर में बेहतरीन प्रदर्शन करने एवं सिंगापुर तथा भारत के रिश्तों को मधुर बनाने के लिए इनको खुद सिंगापुर के प्रेसिडेंट शनमुगम ने नई दिल्ली में इनको इस पुरस्कार, मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया, ठीक है। करंट का तो ध्यान रखना, तरुण दास। और ये क्या है भाई? डायरेक्टर जनरल है। किसके? CII के, कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया, ठीक है ना, इसके डायरेक्टर जनरल है। उनको सम्मानित किया था, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने एक ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में मैग्नस कार्लसन एवं फैबियानो कारुआना को हराया था? तो भाई वो कौन थे? वैसे तो सभी ने एक एक बार हरा रखा है, लेकिन इसने हराया था अर्जुन एरिगैसी ने, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, किसने हराया? अर्जुन एरिगैसी ने, ठीक है, ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने इन दोनों को, जो मैग्नस कार्लसन है एवं फैबियानी कारुआना है, इनको हराया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो भाई किसको किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा। किसको यूज किया, किसको बनाया गया है? नृपेंद्र मिश्रा को, ठीक है। तो ध्यान रखना, करंट का है। नेक्स्ट देखो, 72वें अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्को रूबियो। किसको नियुक्त किया गया? मार्को रूबियो। 2025 में ट्रंप सरकार में ये विदेश मंत्री हैं। 2025 में ट्रंप सरकार में, ट्रंप गवर्नमेंट में विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, ठीक है। तो बच्चे आपके क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, ठीक से देख लेना, सारे के सारे ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।